हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज लेक्चर नंबर 63 डिस्कस करेंगे और 62 तक हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स निकाल चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्लासिकल मॉडल, ठीक है, उसके बाद में क्वांटम मॉडल जिसमें आइंस्टीन और डीबी मॉडल आया था, ठीक है। तो हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ताप विद्युत प्रभाव। थर्मो से आया ताप, ठीक है, इलेक्ट्रिक से बनता है विद्युत और इसको बोलते हैं इफेक्ट को प्रभाव। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ताप विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में बताया है। ताप विद्युत प्रभाव है, इसका मतलब ये है कि यदि कहीं दो संधियों के बीच में तापांतर है, ताप का अंतर है, तो वो उत्पन्न करती है विद्युत धारा। और यदि दो अलग अलग संधियों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वहाँ पर तापांतर उत्पन्न किया जा सकता है। व्युत्क्रमणीय प्रभाव होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तापांतर है तो विद्युत धारा बच जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तापांतर उत्पन्न हो सकता है दो संधियों के बीच में। इसको प्रायोगिक रूप पर ये जो प्रभाव दिया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो किया है आयरन और कॉपर के लिए 1821 में जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन भौतिक विज्ञान, ठीक है, सीबेक ने, SEEBECK, सीबेक ने ताप विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। और ये सबसे पहले ये बताया कि यदि हम किन्हीं दो भिन्न धातुओं को, एक उनकी दो संधियों को, जैसे मान लो कि ऊपर है अपने पास इस प्रकार से, उसने क्या बताया कि यदि हम इस प्रकार से एक दो धातुएं लेते हैं, ये है आयरन, ये किसकी है, आयरन की धातु है, ठीक है, आयरन एलिमेंट है Fe, और इसके साथ में जोड़ दिया कॉपर, ये कॉपर का वायर है, और वहां पर किसको जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर की सहायता से, धारामापी की सहायता से। तो उसने बताया, सीबेक ने 1821 में बताया कि यदि हम दो भिन्न धातुओं को एक धारामापी की सहायता से जोड़ते हैं, दो भिन्न धातुओं को जोड़ने का मतलब है कि उनकी संधियां होंगी, यहाँ पर एक संधि यहाँ पर होगी, एक संधि यहाँ पर होगी, तो इसको बोलते हैं संधि ए और इसको बोलते हैं संधि बी, ठीक है। तो दो भिन्न धातुओं को एक धारामापी की सहायता से, या फिर ऐसे कहें कि दो भिन्न धातुओं को की दो संधियों को के मध्य एक धारामापी लगाई जाती है, तथा उसके बाद में दोनों संधियों के मध्य तापांतर रखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संधि ए मान लो कि गर्म संधि है और संधि बी जो टर्मिनल है दूसरा वो ठंडा है, इसको बोलते हैं ठंडी संधि, ठीक है। तो गर्म संधि ए और ये है ठंडी संधि बी, ठीक है। तो दो धातुओं को, जैसे आयरन और कॉपर को ले लिया, उसके बाद में जो इनके टर्मिनल हैं, ठीक है, उनको टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर रखा, यानी तापांतर के ऊपर रखा। तो तापांतर के ऊपर रखने के बाद में उसने ये कहा कि यदि तापांतर हैं तो इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। इस धारामापी में क्या देखा गया, विक्षेप देखा गया, डिफ्लेक्शन देखा गया, ठीक है। तो फिर उसने बताया कि विक्षेप है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित होती है उसको बोला जाता है ताप विद्युत धारा, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। इस ताप विद्युत धारा के कारण दोनों संधियों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको बोला जाता है तापीय विद्युत वाहक बल। तापीय विद्युत वाहक बल या थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तापीय विद्युत वाहक बल का मतलब होता है थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ठीक है, थर्मो EMF। और इस प्रभाव को क्या बोला जाता है, इस प्रभाव को बोला जाता है सीबेक प्रभाव या ताप विद्युत प्रभाव, ठीक। जिसमें ये जो संधियां हैं या फिर जो ये युग्म बना है दो धातुओं का, इसको बोला जाता है ताप विद्युत युग्म, थर्मो इलेक्ट्रिक कपल, ठीक है। ये दिया था 1821 में, इसने सीबेक ने ताप विद्युत प्रभाव के बारे में व्याख्या की। फिर इसके कुछ प्रायोगिक परिणाम आए हैं, ठीक है, कुछ प्रायोगिक परिणाम अपने को प्राप्त हुए हैं, वो अपन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, ये डायग्राम आप साइड में नीचे बनाना पहले, लेकिन उससे पहले लिखो कि तापांतर के कारण
विद्युत धारा का निर्माण या विद्युत धारा के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने से तापांतरीकरण विद्युत धारा का निर्माण या विद्युत धारा प्रवाहित होने से, अब इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है, इसको बना देना गर्म संधि ठंडी संधि, आयरन कॉपर गैल्वेनोमीटर। एक्सपेरिमेंट भी है अपने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी लैब में है, एक्सपेरिमेंट। तापांतर के कारण विद्युत धारा का निर्माण या विद्युत धारा प्रवाहित होने से तापांतर उत्पन्न होना, तापांतर उत्पन्न होने की घटना ताप विद्युत प्रभाव कही जाती है। ठीक है, तो अब लिखो अगला पॉइंट बना के कि सर्वप्रथम 1821 में जर्मन भौतिक विज्ञानी या जर्मन फिजिसिस्ट सीबेक ने फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञानी को क्या बोला जाता है? फिजिसिस्ट। 1821 में जर्मन भौतिक विज्ञानी सीबेक यह बताया, ठीक है, क्या बताया उन्होंने, क्या बताया उन्होंने कि, ठीक है, सबसे पहले किसने दिया है, याद रखिए कि सीबेक ने दिया 1821 में, यह बताया, या फिर इस तापमान प्रभाव की खोज की, ऐसे लिख सकते हैं, यह बताया कि किन्हीं दो धातुओं को या दो धातुओं के सिरों को किन्हीं दो धातुओं के सिरों को, ठीक है, अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ जी, किन्हीं दो धातुओं के सिरों को धारामापी से जोड़कर क्या जोड़ा जाता है, जोड़कर संधि ए को, ठीक है भाई, दो संधि हैं, संधि ए और संधि बी, एक को गर्म रखा जाएगा, दूसरे को ठंडे रखा जाएगा। संधि ए को गर्म एवं संधि बी को ठंडी रखकर तापांतर उत्पन्न करने पर, ठीक है, ठंडी संधि ए को गर्म रखा है, ठंडी संधि बी को ठंडी रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तापांतर उत्पन्न हो गया ना, वहां पर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस बना दिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस, ठंडी रखकर तापांतर उत्पन्न करने पर धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, यहां तक लिखेंगे कि धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। आगे का प्रोसेस लिखते हैं, ऊपर पहले इसको लिख लो। तो तापांतर के कारण विद्युत धारा या विद्युत विभव और विद्युत विभव के कारण तापांतर उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, सीबेक प्रभाव या फिर ताप विद्युत प्रभाव कहलाती है। लेकिन बताया किसने, खोज किसने की थी, सीबेक ने की थी। उसने बताया कि इन दो धातुओं के सिरों को, ए और बी सिरों को धारामापी की सहायता से जोड़ दिया जाए तथा संधि ए को गर्म और दूसरी संधि को ठंडी रखा जाए, यानी तापांतर उत्पन्न किया जाए,
तो एक धारा में विक्षेप प्राप्त होता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का निर्माण होता है। इसे ताप विद्युत धारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ताप विद्युत धारा। ठीक है, तो ताप विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जो ताप विद्युत धारा है, इस ताप विद्युत धारा की इंग्लिश में जरूर लिख लेना, इसकी इंग्लिश है थर्मोइलेक्ट्रिक करंट। थर्मोइलेक्ट्रिक करंट इस विद्युत धारा के कारण, इस ताप विद्युत धारा के कारण यहाँ पर क्या होगा? एक विद्युत विभव बनेगा, एक विद्युत वाहक बल का निर्माण होगा। इस कारण दोनों संधियों के मध्य एक विद्युत वाहक बल या विभवांतर बनता है। इसे विद्युत वाहक बल को तापीय विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तापीय विद्युत वाहक बल। ठीक है, तापीय विद्युत वाहक बल का मतलब होता है थर्मो ईएमएफ। क्या कहा जाता है? थर्मो ईएमएफ, थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टेम्परेचर है, दोनों के बीच में संधि है, गर्म है, दूसरी संधि ठंडी है, करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है? जब करंट कब फ्लो होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो, जब विभवांतर हो। इसका मतलब संधि ए और संधि बी के बीच में विभवांतर है, जिसको बोला जाता है तापीय विद्युत वाहक बल। ठीक है, यह प्रभाव ताप विद्युत प्रभाव थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या इसका दूसरा नाम भी है सीबेक प्रभाव। या सीबेक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तथा ये जो युग्म बना है ना धातुओं का, इन धातुओं के युग्म को ताप विद्युत युग्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है, तो ऐसे लिखना, एवं दोनों धातुओं का युग्म ताप विद्युत युग्म, थर्मोइलेक्ट्रिक कपल। थर्मोइलेक्ट्रिक कपल, दोनों धातुओं का युग्म ताप विद्युत युग्म कहा जाता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दोनों के बीच में हम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं
थर्मल इफेक्ट ऑफ मेटल्स, ठीक है, या फिर मटेरियल्स का थर्मल इफेक्ट, पदार्थों की ऊष्मीय गुण बोलते हैं इसको, कि जब उसको गर्म किया, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जब गर्म करते हैं मेटल को तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। एक हायर टेम्परेचर के ऊपर, एक लोअर टेम्परेचर के ऊपर है, इसको बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ मटेरियल या थर्मल इफेक्ट ऑफ मेटल, क्योंकि आयरन और कॉपर दोनों क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर रहे हैं वो, देखो। अब इसमें जो प्रायोगिक परिणाम है वो अपन डिस्कस करेंगे कि इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या क्या आए थे, सीबेक ने क्या क्या प्रभाव ऑब्जर्व किए थे, वो आप लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो लिखो कि ताप वैद्युत युग्म प्रभाव में निम्न प्रायोगिक परिणाम प्राप्त होते हैं, या फिर सीबेक प्रभाव में निम्न प्रायोगिक परिणाम प्राप्त होते हैं। लिखो, ऊपर क्या लिखोगे लाइन, कि सीबेक प्रभाव में या ताप वैद्युत प्रभाव में निम्न प्रायोगिक परिणाम प्राप्त होते हैं। उसके नीचे लिखो 1 नंबर, कि ताप वैद्युत प्रभाव में या फिर सीबेक प्रभाव में उत्पन्न तापीय विद्युत वाहक बल इस विद्युत वाहक बल का निर्माण कैसे होता है, एक तो, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तापीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे होता है। ये तापीय विद्युत बल ताप वैद्युत युग्म में या फिर ताप वैद्युत प्रभाव में, ठीक है, या फिर सीबेक प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर सीबेक इफेक्ट, इसमें यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल ईएमएफ बन रहा है, ये उन धातुओं के जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल हैं उनमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जो संपर्क विभव हैं दोनों धातुओं के, जो संपर्क कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, उनमें परिवर्तन जब होगा, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, टेम्परेचर डिफरेंस में विभवांतर उत्पन्न होगा, उसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो संपर्क विभवों, धातुओं के संपर्क विभवों में परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इसका परिमाण और दिशा, धातुओं की प्रकृति कैसी है और तापांतर कितना है संधियों के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक काम और करना, जो हमने सर्किट जो डायग्राम बनाया है उसमें करंट और दिखा देना, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो आप दिखाना चाहो, लेकिन गर्म संधि से ठंडी संधि की ओर ही प्रवाहित करवाना, ठीक है, क्योंकि वो हायर पोटेंशियल के ऊपर है और दूसरा लोअर पोटेंशियल के ऊपर। तापीय विद्युत वाहक बल का परिमाण में दिशा प्रयुक्त धातुओं की प्रकृति एवं, एक तो जो धातु में प्रयुक्त हो रही है उनकी प्रकृति एवं संधियों के मध्य तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, जो संधि ए और बी है उनके बीच में तापांतर कितना है। तापीय विद्युत वाहक बल ईएमएफ का परिमाण और दिशा प्रयुक्त धातु की प्रकृति एवं संधियों के मध्य तापांतर पर निर्भर करता है।
ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, धातुएं यदि मान लो कॉपर आयरन है तो अलग होगा, कोई और धातुएं हैं तो उनके लिए विद्युत बल अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि सबका कन्फिग्रेशन डिफरेंट होता है। और टेम्परेचर कितना है, ग्रेडियंट ए और बी के बीच में तापांतर ज़्यादा होगा, जैसे एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है और एक है मान लो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिफरेंस कितना हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। और एक केस ऐसा है जिसमें मान लो ठंडी संधि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, गर्म संधि है 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो तापांतर 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो वहां पर सेकंड वाले केस के अंदर ज्यादा विद्युत वाहक बल का निर्माण होगा तापीय विद्युत वाहक बल का, तो उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। तीसरा केस ऐसा है जो रिजल्ट देखने को मिला, जो ऑब्जर्व रिजल्ट मिले, तो तीसरा जो पॉइंट है वो इस प्रकार का आया कि क्या ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये विद्युत वाहक बल शून्य हो जाए। हाँ, यदि दोनों संधियों का तापांतर शून्य है या फिर समान ताप के ऊपर रख दी जाए तो तापांतर ही 0 होने की वजह से फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। यदि दोनों संधियां समान ताप पर रखी जाएं तो समान ताप पर रखी जाएं तो तापीय विद्युत वाहक बल शून्य प्राप्त होता है। तो फिर तापीय विद्युत वाहक बल या थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शून्य प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट इसमें क्या है, चौथा पॉइंट इस प्रकार से है कि यदि हम मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, किसका, ठंडी संधि का ताप हमने मान लिया नियत कर दिया, उसका तापमान नियत है, ठीक है। तो यदि हम गर्म संधि का तापमान बढ़ाते जाएं तो उस कंडीशन में हमने नियत किसको रख दिया, ठंडी संधि को, उसका टेम्परेचर मान लो कुछ भी है, ठीक है, उसको नियत कर दिया और गर्म संधि का तापमान लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में मतलब लगातार क्या होता जाएगा, विद्युत वाहक बल बढ़ता जाएगा, लगातार विद्युत वाहक बल बढ़ता जाएगा। और बढ़ते बढ़ते गर्म संधि के ताप को बढ़ाने से विद्युत वाहक बल बढ़ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विद्युत वाहक बल नियत हो जाएगा, ठीक है। तो जिस ताप के लिए गर्म संधि के जिस ताप के लिए विद्युत वाहक बल नियत हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसको बोला जाता है उदासीन ताप, न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। कि ठंडी संधि यदि ठंडी संधि का ताप नियत रखकर गर्म संधि का ताप बढ़ाते हैं तो ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर आगे ऊपर लिखते हैं। लिख लिया। तो ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। यदि ठंडी संधि कौन है, बी, इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, बी का ताप नियत, ठीक है, रखकर गर्म संधि का ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता जाता है एवं एक निश्चित ताप पर विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है, जिसको बोला जाता है, गर्म संधि के ब्रैकेट में लिख लेना ए, ताकि बार बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठंडी संधि का मतलब है बी, और नियत जो रखा जाता है ना, वो नियत यहाँ रखा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी लिख लेना 0 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में। ये हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें दो धातुएं ली, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अब जो रिजल्ट उसको देखने को मिला उसने पॉइंट बना के लिख दिए।
गर्म संधि का ताप बढ़ाते हैं तो तापीय विद्युत वाहक बल बढ़ता है। एवं एक निश्चित ताप पर अधिकतम हो जाता है। इसे या इस ताप को उदासीन ताप को बोला जाता है उदासीन ताप या फिर न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, ऐसा होगा कि मान लो कि इधर है विद्युत वाहक बल E और इधर है टेम्परेचर। ठंडी संधि का ताप हमने नियत कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, सेल्सियस कभी नहीं बोलेंगे आप, डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है आजकल, ऑथेंटिक वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको बढ़ाने से लगातार बढ़ता जाता है, उसके बाद में एक वैल्यू पर अधिकतम हो जाता है। तो जहां पर अधिकतम हो गया इसको बोला जाता है Tn, ये मैक्सिमम हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में क्या होता है, फिर घटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये हो गया T मैक्सिमम। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसी से रिलेटेड कि ये जो उदासीन ताप है इसको लिखते हैं Tn से। ठीक है, ये उदासीन ताप किस पे डिपेंड करता है, ये ठंडी संधि के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठंडी संधि के ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ये उसको हमने नियत रख दिया। ये डिपेंड करता है कि गर्म संधि का ताप कैसे बढ़ रहा है और धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिखो कि उदासीन ताप अगला पॉइंट, उदासीन ताप प्रयुक्त धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह ठंडी संधि के ताप, यह ठंडी संधि पर निर्भर नहीं करता, ठंडी संधि पर निर्भर नहीं करता। उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसको तो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना, बढ़ा किसका रहे हैं, गर्म संधि का ताप। अगला 6 कि यदि ताप को उदासीन ताप से अधिक बढ़ाया जाता है, जहां पर विद्युत वाहक बल अधिकतम हो गया था, तो यदि ताप को उदासीन ताप से अधिक करते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि विद्युत वाहक बल घटने लग जाता है। ठीक है, तो जो मटेरियल हैं वो अपोजिट बिहेव करते हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिवर्सिबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, और एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है, घटते 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 ताप बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल शून्य, और उस ताप को बोला जाता है व्युत्क्रमण ताप। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, कि उदासीन ताप से Tn से अधिक ताप बढ़ाने पर उदासीन ताप से अधिक ताप बढ़ाने पर विद्युत वाहक बल घटना प्रारंभ करता है। एवं एक निश्चित ताप पर
एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है, यह ताप, जिस ताप पर शून्य हुआ है यह ताप व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रमण ताप, या फिर इसमें लिखना टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। यह टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहलाता है। देखो इसको, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं। ओके, उदासीन ताप से अधिक ताप बढ़ाने पर विद्युत बल घटना प्रारंभ कर देता है एवं एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है। ठीक है, और यह ताप व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। क्योंकि ऐसा होगा, थोड़ा सा इसको समझो, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, नीचे आने स्टार्ट कर रहा है। अब इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऊपर से आ रहा है, और फिर देखो क्या होगा, यदि हम इस व्युत्क्रमण ताप से, जो एक ताप है, निश्चित ताप है, इससे ज्यादा ताप और बढ़ा देंगे ना, तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जीरो हो गया घटते घटते। अब उससे ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो क्या कर देगा, नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो जाएगा, दिशा परिवर्तित हो जाएगी उसकी। इसलिए इसको व्युत्क्रमण ताप बोला जाता है। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है जब प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ओके, इसी में लिख लेना, क्योंकि इससे अधिक ताप पर विद्युत वाहक बल की दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो है, 7वां पॉइंट, वो ये है कि इससे व्युत्क्रमण ताप की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? व्युत्क्रमण ताप धातुओं की प्रकृति तथा ठंडी संधि के ताप पर डिपेंड करता है। ठीक है, व्युत्क्रमण ताप ठंडी संधि के ताप पर एवं ठंडी संधि के ताप पर तो डिपेंड करता ही है, एवं धातुओं की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि ये विद्युत वाहक बल है, इधर है टेम्परेचर, विद्युत वाहक बल बढ़ने स्टार्ट करेगा सबसे पहले, उसके बाद में एक मान पर अधिकतम होगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव कहां पर हो जाएगा, ये है टी आई। आई का मतलब है इन्वर्जन, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। यहां शून्य है, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो निगेटिव में चला जाएगा। कौन? विद्युत वाहक बल, व्युत्क्रमण। और ये जो अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, ये जो टेम्परेचर है, ये है टी एन। ठीक है, और टेम्परेचर जीरो कहाँ है, ठंडी संधि का ताप हम लेके चलते हैं टी जीरो या टी नॉट, वो हमने कितना लिया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो
देखो यदि ठंडी संधि का ताप T0 है, तो यदि ठंडी संधि का ताप जो कूलर जंक्शन है, जो पॉइंट है, संधि है, उसका ताप यदि T0 है तो Ti तथा Tn के मध्य संबंध निम्न होगा। निम्न संबंध प्राप्त होता है। जो रिलेशन होता है इनके बीच में वो होता है Ti माइनस Tn। जितना डिफरेंस ये है उतना ही ये होता है। तो Ti माइनस Tn बराबर होता है Tn माइनस T0 के बराबर। ठीक है, Tn को उधर लेके जाओ, Tn को उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, और T0 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2Tn बराबर Ti प्लस T0, या Tn यानी उदासीन ताप क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन प्लस टेम्परेचर ऑफ कूलर बॉडी कूलर जंक्शन डिवाइडेड बाई 2, और न्यूमेरिकल ला सकता है इसके ऊपर Tn बराबर Ti प्लस T0 डिवाइडेड बाई 2। लिख लो इसको, और यहां पर दर्शा देना कि ये है अधिकतम विद्युत वाहक बल E मैक्सिमम विद्युत वाहक बल। देखो चले आगे। तो ये है सीबेक प्रभाव। अब यदि हम एक टर्म है, परिभाषा है ताप विद्युत शक्ति, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, उसको डिफाइन करते हैं। उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया है इनके द्वारा, तो इस प्रकार से किया गया है। ताप विद्युत शक्ति का मतलब क्या है? ताप विद्युत शक्ति होती है तापीय विद्युत वाहक बल का ताप के साथ परिवर्तन। तापीय विद्युत वाहक बल यानी E का, EMF का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। क्योंकि तापीय विद्युत वाहक बल होता क्या है? विद्युत वाहक बल है क्या? एक कार्य होता है, वैगडन होता है। किसी भी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज सर्किट में घुमाने के लिए जितना वैगडन किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कार्य में परिवर्तन की दर क्या होती है? शक्ति। तो शक्ति क्या होगी? विद्युत वाहक बल बटे, देखो ताप के साथ परिवर्तन की दर, ताप विद्युत शक्ति थर्मोइलेक्ट्रिक पावर। तापीय विद्युत वाहक बल का ताप के साथ परिवर्तन तापीय विद्युत वाहक बल का ताप के साथ परिवर्तन ताप विद्युत शक्ति या सीबेक गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या है? सीबेक गुणांक बोलते हैं S, यानी S बराबर होता है dE/dt। स्मॉल ई लिख दो चाहे कैपिटल लिख दो,
ठीक है। तो यदि यहाँ पर ठंडी संधि का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है तो इस तापीय वैद्युत शक्ति या फिर ताप वैद्युत शक्ति या फिर सीबेक गुणांक S तथा T यानी ताप के बीच एक प्रवलय प्राप्त होता है, ठीक है। और जिसका रूप कितना होता है, जैसे अभी हमने जो बनाया है ना, वो क्या था, एक पैराबोला, एक प्रवलयाकार संरचना है, ठीक है। और वो कब थी, जब हमने टेम्परेचर 0 लिया था। यदि संधि B का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए तो ताप वैद्युत शक्ति, ठीक है, एक मिनट, तापीय विद्युत वाहक बल, तो तापीय विद्युत वाहक बल एवं ताप यानी T टेम्परेचर के मध्य वक्र परवलयाकार प्राप्त होता है। परवलयाकार प्राप्त होता है। अभी हमने चित्र बनाया था ना पैराबोला, प्राप्त होता है। और इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण जो आएगा वो आएगा E बराबर अल्फा टी, इसका जो समीकरण आता है वो इस प्रकार से दिया जाता है, अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। ओके, जहां अल्फा और बीटा क्या है, बीटा टी स्क्वायर बाई 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर से इसका समीकरण दिया जाता है। यहां अल्फा और बीटा नियतांक हैं जिनका मान, अरे ये तो EMF है, कई बार इसको कैपिटल भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। अल्फा और बीटा नियतांक कांस्टेंट्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, इनकी वैल्यू जो है, अब नियतांक तो है लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई सभी के लिए बराबर आएंगे, किसी एक मटेरियल के लिए फिक्स रहेगा, उसमें वेरी नहीं करेगा टेम्परेचर के साथ, इसका मतलब ये है, ठीक है। जिनका मान प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, लिखो इसको यहां तक। अब क्या करेंगे, S बराबर d/dt करेंगे और इसका मान निकालेंगे इसका, लिखो। E बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर का उपलन करना है टेम्परेचर के साथ, ताप के साथ परिवर्तन लेना है, ताप में जो शक्ति आएगी है उसको बोल दिया, अतः सीबेक गुणांक लिखो, अतः सीबेक गुणांक S बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल में ताप के साथ परिवर्तन की दर कितनी आएगी, यहां से अल्फा प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल, बीटा टी बच जाएगा, ठीक है। तो S बराबर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा टी, अल्फा प्लस बीटा टी आ गया, ओके। तो यदि हम देखना चाहें उदासीन ताप के ऊपर T बराबर Tn पर, जो कि T बराबर Tn पर E बराबर कितना होता है, अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या है कि dE/dt
बराबर एस बराबर क्या होना चाहिए, 0 होगा। अरे अधिकतम है, जब ई अधिकतम है तो डी बाई डी टी यानी एस कितना होना चाहिए, 0। इसलिए 0 बराबर एल्फा प्लस बीटा टी एन। जब टी की जगह टी एन है तो फिर एल्फा प्लस बीटा टी एन 0 होगा। तो टी एन यहां से कितना निकल के आ गया, माइनस एल्फा अपॉन बीटा। एल्फा उधर जाएगा तो माइनस एल्फा, और बीटा से डिवाइड कर देंगे तो माइनस एल्फा अपॉन बीटा। साइन किसका आ रहा है, माइनस का। ठीक है, जो अल्फा है वो यहां पर माइनस अल्फा अपॉन बीटा आने का मतलब है कि उदासीन ताप से जैसे ही ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ डाउन होना स्टार्ट कर देगा, इन्वर्जन आना स्टार्ट कर देगा। माइनस का चिन्ह यहाँ बताता है उत्क्रमणीय प्रभाव को। तो यानी सीबेक प्रभाव क्या है, एक उत्क्रमणीय प्रभाव है। उत्क्रमणीय प्रभाव है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों संधियों के बीच में, दो धातुओं की संधियों के बीच में तापांतर उत्पन्न कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल या फिर विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है। यदि हम दो संधियों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करें या फिर विद्युत वाहक बल लगाएं या फिर विभवांतर लगाएं तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संधि ए पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन कहाँ से हो सकता है, जो गर्म हो, और एक संधि पर ऊष्मा का अवशोषण होगा। ये है प्रभाव, कहलाता है उत्क्रमणीय। सीबेक प्रभाव को उत्क्रमणीय प्रभाव, तथा इसका नाम दिया गया है पेल्टियर प्रभाव। ठीक है, जब दो धातुओं की संधियों के मध्य, जब दो धातुओं की संधियों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इसे आगे मैं लिखता हूं ऊपर। ठीक है, पहले इसको लिख लो, दो लिखो इसको जल्दी। जब दो धातुओं की संधियों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक संधि पर ऊष्मा का उत्सर्जन एवं दूसरी संधि पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। दूसरी संधि पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों संधियों के मध्य तापांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात दोनों संधियों के मध्य तापांतर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात संधियों के मध्य तापांतर उत्पन्न होता है। इसे पेल्टियर प्रभाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पेल्टियर इफेक्ट, पेल्टियर प्रभाव कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यानी सीबेक प्रभाव का उल्टा क्या कहलाता है, पेल्टियर प्रभाव।
लिख लेना इसको, पहले ये लिखना उसके बाद में ये लिखना। हाँ जी, अब इसके बाद में ये कंप्लीट है ताप विद्युत प्रभाव, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट है। अब एक न्यूमेरिकल लिख लो। किसी ताप विद्युत युग्म का विद्युतवाहक बल गर्म संधि के साथ ताप T के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। किसी ताप विद्युत युग्म का विद्युतवाहक बल E, अब यहाँ पर विद्युतवाहक बल को इसने कैपिटल E लिख दिया है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, लिख सकते हैं। गर्म संधि के ताप T के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित हो रहा है? E बराबर 40t माइनस टी स्क्वायर बाई 20, टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। तो यदि ठंडी संधि का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ताप विद्युत युग्म का उदासीन ताप ज्ञात कीजिए। यदि T नॉट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो Tn ज्ञात कीजिए, Tn का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे लिख लेना। यदि ठंडी संधि का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उदासीन ताप ज्ञात कीजिए। ऐसे निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं T बराबर Tn पर S बराबर क्या होता है? 0 होता है, सीबेक गुणांक। तो और ये क्या होता है? d बाई डी टी। S क्या होता है? d बाई डी टी। d बाई डी टी को 0 करना है तो d बाई डी टी निकालो, इसलिए d बाई डी टी निकालो पहले। तो 40 माइनस 40 माइनस टी अपॉन 10, 40 माइनस टी अपॉन 10, तो इसको करना है 0। कहां पर? Tn पर बराबर 0, इसलिए जब t की जगह Tn डाल दूंगा तो d बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया? Tn बाई 10 बराबर 40 और Tn की वैल्यू आ गई 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू आ गई 400, 40 में 10 400। ठीक है, लिख लो इसको। ओके, एक न्यूमेरिकल था, इससे रिलेटेड यदि ऐसा आ जाता है तो तुम इस प्रकार से इसको करके आ जाना। ठीक है बच्चों, और आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। इससे पहले एक नोट और लिख लेना, क्या कि जो हमने आयरन और कॉपर का जो युग्म लिया है, ठीक है, उसके लिए जो उदासीन ताप होता है वो आता है लगभग 270 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। लिख लेना ऊपर पेज के अंदर कि आयरन कॉपर या कॉपर आयरन ताप युग्म के लिए उदासीन ताप Tn बराबर लगभग 270 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो भी है वो नेक्स्ट के अंदर। अब हम इसमें देखो, इस यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं तीसरी यूनिट में कि पदार्थों के ऊष्मीय गुणधर्म कंप्लीट है। अब इसमें हमें 1-2 डेरिवेशन करने हैं तीसरी यूनिट में, जो कि हम इसका जो सेकंड पार्ट है उससे करेंगे। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें हम
जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म, उसमें चालकता आएगी, कंडक्टिविटी आएगी, ड्रू लॉरेंस सिद्धांत आएगा, जो कुछ मॉडल्स दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।